फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का आज का हमारा जो वीडियो होगा क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 3 यानी कि खनिज और शक्ति संसाधन से होगा। आप यकीन मानिए आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और पूरा क्लास देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आज का जो ये क्लास है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल ही अलग तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, जैसा कि चैप्टर का ही नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। खनिज किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ। जी बिल्कुल, देखिए मनुष्य द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उसको हम खनिज कैसे कहते हैं? खनिज को तो मनुष्य ने बनाया नहीं है, प्राकृतिक रूप से ठोस पदार्थ पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। आइए खनिज के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है और क्या क्या फैक्ट दिया हुआ है जानने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, यानी कि ध्यान रखिएगा जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। क्या आपके यहाँ मेरे यहाँ समान रूप से खनिज संसाधन है? तो जी बिल्कुल नहीं। जैसे जो स्टूडेंट झारखंड में होंगे उनके यहाँ कुछ और प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ और प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि ये समान नहीं है। देखिए एनसीईआरटी में ही एक पॉइंट दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या आप जानते हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके भोजन में जो नमक है और पेंसिल में जो ग्रेफाइट है यह भी एक क्या है? खनिज है। बहुत बार पूछ ले जाता है कि नमक और ग्रेफाइट कैसा है, किस प्रकार का है? तो यह भी एक खनिज है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग भोजन में नमक इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए वो भी एक खनिज है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से, और सारा क्वेश्चन आपको हम एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, एनसीईआरटी के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। यकीन मानिएगा, हर क्वेश्चन के बाद हम एक्सप्लेनेशन जो देंगे एनसीईआरटी का ही देंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक यानी कि धातु वाला खनिज नहीं है। बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप इसका आंसर जान लीजिएगा कि धात्विक खनिज चूना पत्थर नहीं होता है, अधात्विक होता है। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। खनिज के प्रकार, तो खनिज के दो प्रकार होते हैं, धात्विक, अधात्विक। धात्विक में आपका आ जाता है लौह, अलौह। अधात्विक में क्या क्या आता है उस पर एक बार चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है धात्विक, पहला जो प्रकार है धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट तो हमारे यहां से निकल गया कि जो धात्विक खनिज होता है वो किस रूप में होता है? कच्चे रूप में होता है। दूसरा पॉइंट यह दिया है कि धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालन करती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि धात्विक खनिज के दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिए कि कच्चे रूप में, दूसरा पढ़ लिए कि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालित करती है और ठोस पदार्थ है। तीसरा पढ़ेंगे कि इसमें चमक जैसी गुण होती है, यानी कि यह चमकीला होता है, इसमें चमक की विशेषताएं होती है। यानी कि धात्विक खनिज की हम तीन विशेषताएं पढ़ लिए। धातु जो होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं कच्चे रूप में होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं, सुचालक होते हैं और इनमें चमक होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां दिया हुआ है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब क्या है? धात्विक खनिज के उदाहरण है। मैग्नीज, क्रोमाइट, मैग्नीज, लौह अयस्क, ये सभी क्या है? आपका लौह अयस्क, लौह खनिज के उदाहरण है। वहीं पे अधात्विक की बात करें तो देखिए अधात्विक खनिज क्या है? इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये धातुएं नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये तो एक धातुएं नहीं होती हैं। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिज के उदाहरण है। चूना पत्थर आपका हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा ये किस प्रकार के खनिज है? तो अधात्विक है। खनिज ईंधन जैसे, यानी कि ईंधन के रूप में जो खनिज होते हैं जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण है। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा कि धात्विक खनिज के तीन प्रॉपर्टी, कच्चे रूप में, कठोर पदार्थ,
सुचालक होते हैं उसमें और विद्युत के, और चमक होती है। जैसे इसमें भी दो प्रकार लौह और लौह होता है। तो लौह में आपका आ गया अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, ये सब आ गया। और लौह में आपका आ गया सोना, चांदी, तांबा, सीसा आ गया। अधात्विक खनिज में क्या क्या आ गया? चूना, पत्थर, अभ्रक। ईंधन खनिज की बात करें तो पेट्रोलियम और कोयला भी अधात्विक खनिज को उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहां पे हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा है कि यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कोयला। और ध्यान रखिएगा कोयला के साथ साथ आंसर हो जाएगा आपका लौह अयस्क भी। लौह अयस्क भी आंसर होता है, बहुत जगह दिया हुआ है। यहाँ एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कोयला पे ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए मैं आंसर में लौह अयस्क नहीं दिया हूं। लेकिन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारत में अगर खनिज की बात करूं तो लौह अयस्क भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। आइए कोयला के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसका उपयोग जो है घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि देखिए यहाँ एक दृश्य दिया हुआ है तापीय ऊर्जा का, यही ये फैक्ट्री है तापीय ऊर्जा का। कोयला से बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर मैं कोयला की बात करूं तो कोयला में सबसे अग्रणी, विश्व में अग्रणी जो देश है आपका चीन है, नंबर 1 पे है आपका। चीन जो है आपका कोयला के उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे है, और यह लगभग 50% कोयला उत्पादन यहाँ पे होता है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत यानी कि हमारा देश जो है दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अगर विश्व की बात करूं तो चीन कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पे 50% कोयला के साथ, वहीं भारत आपका दूसरे स्थान पे है। कोयला से क्या किया जाता है? तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा, निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोयला उत्पादन में अग्रणी देश में एक है, याद रखिएगा झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में कोयले की विशाल भंडार है। लेकिन याद रखिएगा झारखंड में धनबाद और झरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि झारखंड में मैं बात करूं झरिया का तो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन वहां किया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से टाइपिंग करके सारा क्वेश्चन को एनसीईआरटी से निकाल के आपके लिए हम प्रतिदिन लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे लौह अयस्क सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत में आपका कर्नाटक राज्य है, याद रखिएगा। कर्नाटक में लौह अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए वहीं अगर देखिए मैं विश्व की बात करूं तो चीन जो है यहाँ पे भी चीन प्रथम स्थान पे है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं विश्व में तो भारत का तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विश्व में बात करूं तो लौह अयस्क में चीन प्रथम स्थान पे है, भारत आपका तीसरा स्थान पे है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है यहाँ से। लौह अयस्क की बात करूं तो भारत में उच्च कोटि का लौह अयस्क निक्षेपण है। यह खनिज मुक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाया जाता है। आपको लग रहा होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ये क्लास कैसा है, ये जो समझाने का तरीका है, जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है। और यही तरीका, इसी तरीके से मैं भी पढ़ के TRE 1 में सिलेक्शन लिया था, याद रखिएगा। इसके पहले मैं 6 to 8 में मैथ साइंस का टीचर था, बिहार में ही था, लेकिन उसके बाद अपग्रेड करके स्टेट पास किया था मैं 2019 में। और TRE 1 में 9-10 क्लास में मैथ्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी से, इसी तरीके से आप जितना भी एनसीईआरटी का कटिंग देख रहे होंगे उसमें अंडरलाइन और हाईलाइट करके मैं पढ़ता था, नोट्स बनाता था और तैयारी करता था, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। नंबर अच्छा था, मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया और प्रतिदिन मैं घर से ही
स्कूल आता जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इन होने के जस्ट बाद ही मुझे स्कूल के लिए निकलना है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संसाधन नहीं है? और शक्ति आ गया पावर, ऊर्जा, एनर्जी। तो बताइए कि कौन नहीं है? तो चूना पत्थर से आप देखिए हैं कि चूना पत्थर से कोई शक्ति यानी कि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? तो जी बिल्कुल नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर। हवा से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, सौर ऊर्जा से भी, पेट्रोलियम से भी। तो आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर। याद रखिएगा, शक्ति संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, हवा ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी है, जबकि चूना पत्थर एक खनिज है जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ये मैं अभी क्लास जो है ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक बार मैं रिकॉर्डिंग किया जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था, लेकिन स्पेस न होने की वजह से ऑटोमेटिक डिलीट हो गया सिस्टम से, तो इसीलिए मुझे दोबारा इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन क्या है? अब जल विद्युत की चर्चा की गई, यानी कि जल से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसी को जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर कहा जाता है। क्या होता है या इसके लिए किस संसाधन की आवश्यकता होती है? तो क्या कोयला से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम से भी नहीं। बहता हुआ जल, आप लोग देखे होंगे कि नदी पे बांध, डैम बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। आंसर आप इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहता हुआ जल से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आइए देखिए, एनसीईआरटी में बिल्कुल फोटो के माध्यम से इतने सुंदर तरीके से समझाया गया है। आइए समझते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इसी में यानी कि डैम बनाया गया है और पानी को इकट्ठा कर लिया गया है यहाँ पे, और यही पानी को जब छोड़ा जाता है तो टरबाइन घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब इकट्ठा किया जाता है ताकि वो ऊंचाई से गिरे, ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, गिरेगा, ज्यादा फोर्स से गिरेगा। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन, ये देख रहे होंगे टरबाइन, यही आपका जल का जो भंडार है, यहीं से जल गया एकदम बिल्कुल फोकस से, और इस टरबाइन को घुमाता है। घुमा दिया तो बिजली का उत्पादन कर दिया। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, आगे लिखा हुआ। क्वेश्चन आपका पूछता यहां से है। आप आज तक लूसेंट में जनरल नॉलेज स्पीडी में बहुत बार ये क्वेश्चन रटे होंगे कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। यकीन मानिए, देखिए ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। आपको पता नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि विश्व में जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो था नॉर्वे था। मुझे लग रहा है सभी लोग समझ गए होंगे बिल्कुल जल विद्युत कैसे कार्य करता है, कैसे उत्पादन किया जाता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए इस वीडियो में इस चैप्टर को सॉल्व करने में हो सकता है कि 10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, सिलेक्शन लेना है। 10 मिनट ज्यादा ही हम क्लास को कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत या इसी को नवीकरणीय कहा जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गैर परंपरागत कहिए या नवीकरणीय कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो गैर परंपरागत या इसी को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। यानी कि पुनः पूरित होने वाला ऊर्जा, पुनः पूरित होने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा। यानी कि कभी समाप्त होने वाला नहीं ऊर्जा कौन कौन सा है? देखिए कोयला भी समाप्त होने वाला है, प्राकृतिक गैस भी, आपका पेट्रोलियम भी। आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आपको पिछले भी चैप्टर में बताया था कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, आपका ये सब भूतापीय ऊर्जा हो गया, यह सब क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है या नवीकरणीय स्रोत है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए, यही क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय है, यानी कि इसी को देखिए गैर परंपरागत को ही क्या कहा जाता है? नवीकरणीय कहा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। याद रखिएगा, गैर परंपरागत कहिए या नवीकरणीय ऊर्जा कहिए।
कौन कौन सा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ये सब किस में आता है? गैर परंपरागत में आता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है कि भारत में कच्चे तेल क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों इसके पहले मैं जो इस क्लास का रिकॉर्डिंग किया था शायद इससे भी और बेहतर था, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दीबाजी में हूँ। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सेशन कैसा था, यह कैसा है यह सेशन, क्योंकि इसका मैं पार्ट 2 भी कराऊंगा। यकीन मानिए वो इससे भी और बेहतर होने वाला है। कि भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? असम में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो सभी को पता होगा कि कच्चे तेल का उत्पादन जो होता है सबसे पहले असम में भी हुआ था और सबसे बड़ा उत्पादन असम में ही होता है। याद रखिएगा, भारत में कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन असम में होता है। असम में अगर चर्चा करूं तो डिगबोई, बोगापानी और नहरकटिया में महत्वपूर्ण तेल भंडार है। इसके अलावा आपका गुजरात और राजस्थान में भी तेल के भंडार है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट करना है तो प्रतिदिन 9 PM में हम आपके लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करेंट अफेयर्स, सारे टॉपिक का आपका संग्रह रहता है 30 क्वेश्चन का। वहां पे प्रतिदिन हम कराते हैं। 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आज का जो होगा 15वां प्रैक्टिस सेट होगा। सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, जितने इस क्लास से लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा की बात की गई, यानी कि सूर्य ऊर्जा की बात की गई है तो हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्यों होता है राजस्थान में सबसे अधिक उपयुक्त? अब तो बहुत जगह सौर प्लांट लग रहा है, लेकिन राजस्थान सबसे आगे है, सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक धूप वाले दिन होते हैं और शुष्क जलवायु होती है। इसी कारण भारत में राजस्थान जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है? राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा है? इसी को कौन और किस नाम से जाना जाता है? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, देखिए ये सब लिखने में, गैर परंपरागत लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, बहुत लोग इस पे भी कमेंट करने लगते हैं। देखिए आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। ये सब परंपरागत कैसे लिखा हुआ है, कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर आपने ऐसे लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो जाता है। हर्षिकार दीर्घिकार में मिस्टेक हो जाता है। आपके एग्जाम में हर्षिकार और दीर्घिकार जो है, या कहाँ कौन सा मात्रा लगाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आपको आंसर देना है। यहाँ जो टाइपिंग किया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय यानी कि गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में कौन कौन सा था? पवन ऊर्जा था, विद्युत ऊर्जा था, सौर ऊर्जा था, आपका भूतापीय ऊर्जा था। यह सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, समझा दिया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस ये भी समाप्त होने वाला है, पेट्रोलियम भी समाप्त होने वाला है, कोयला भी समाप्त होने वाला है, और यह एक बार समाप्त हो जाएगा तो इसको पुनः प्राप्त करने में लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए यह परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है? यानी कि कौन सा ऐसा खनिज है जो लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है? बक्साइट, हेमेटाइट, गैलेना, कैल्साइट। आंसर बताइए एक बार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हेमेटाइट होता है। अब क्या होता है इस पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है? तो हेमेटाइट होता है। आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रमुख लौह अयस्क है। दो चीज, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में 60 से 70% तक लोहा पाया जाता है, इसीलिए यह प्रमुख स्रोत है। इसमें 60 से 70% तक आपका लौह अयस्क पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
और इसका रंग लाल भूरा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट भी आंसर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे प्रमुख कौन सा है, हेमेटाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज बक्साइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका टीआरई 3 में अभ्रक के बारे में पूछा गया था। ये मैं बक्साइट अभ्रक का भी चर्चा करूंगा। बक्साइट का देखिए टीआरई 3 में अभ्रक से पूछा गया था, हो सकता है इस पर बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा जो राज्य है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब है, लेकिन उड़ीसा नंबर 1 पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज बिजली के अच्छे संचालक यानी कि गुड कंडक्टर के रूप में जाना जाता है, यानी कि विद्युत का सुचालक यानी कि सबसे अच्छा कौन सा होता है, आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, तांबा। तांबा जो होता है बिजली का सबसे अच्छा संचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा जो होता है यानी कि कॉपर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, यह उत्कृष्ट विद्युत चालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसे बिजली के तार, आप घर के वायरिंग में जितना बिजली का तार का इस्तेमाल करते हैं सब तांबा कॉपर का ही बना रहता है, जो कि उच्च क्वालिटी का होता है। अगर मोटर और ट्रांसफार्मर में भी इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, तांबा विद्युत का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, अच्छा संचालक होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है, यानी कि अधात्विक नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कौन आता है, अधात्विक खनिज। हम आपको 2 प्रकार बताए थे, धात्विक और अधात्विक। आइए एक बार उसको देख लेते हैं, कहां पे था, एक बार समझ लेते हैं। यहीं पे मैं आपको बताया था धात्विक अधात्विक। तो धात्विक में क्या बताया था मैं, जैसे आपका चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, उसके बाद ईंधन वाला अधात्विक बताए तो कोयला, पेट्रोलियम था, याद आ रहा होगा। आइए अब सीधे इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रहा है, प्रतिदिन आप लोग जरूर जुड़िए। आइए तो निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है, चूना पत्थर। तो देखिए आ गया 14 का पहला ही ऑप्शन आ गया आपका चूना पत्थर, मैं अभी बताया था, तो आंसर चूना पत्थर हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं होगा, इसके मैंने पहले ही बता दिया हूं। चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है जिसका मुख्य उपयोग सीमेंट और लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। चलिए अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में, क्योंकि देखिए थोड़ा सा लेट हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संसाधन यानी कि ऊर्जा वाला संसाधन का पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। अब आ गया परंपरागत यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आ गया। अनवीकरणीय, परंपरागत मतलब कि अनवीकरणीय, वही गैर परंपरागत मतलब कि नवीकरणीय। तो अब बताइए अनवीकरणीय जो समाप्त होने वाला है, सिंपल भाषा में समझिएगा कि जो समाप्त होने वाला है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर ऑप्शन कोयला है, यही समाप्त होने वाला है। सौर ऊर्जा तो कभी समाप्त होगा नहीं, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोयला। कोयला कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरली गैस हो गया, ये सब क्या है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ है कि कोयला एक परंपरागत शक्ति संसाधन है जिसका उपयोग रेलवे, उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है। तो देखिए इसके आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं नहीं कराऊंगा। थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में हो गया आपका, और बहुत सारा चीज यहाँ देखिए, पवन ऊर्जा, गैस, सब पे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा वीडियो होगा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रिकॉर्डिंग एक बार करने के बाद ये मुझे दोबारा करना पड़ रहा है,
तो कल मैं लेकर आऊंगा पार्ट 2 इसका, जिसमें और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, या 20 क्वेश्चन रख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।